हेलो एवरीवन, आप सभी का जीके टू जीएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा भर्ती परीक्षा में जो पशुपालन और एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आप पूरी अच्छी तरीके से करते हैं तो पशुपालन और कृषि से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल HSSC GS पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आप सर्च करिए HSSC GS, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आगे शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है, तो इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में मैं बताऊंगा, आगे हिंदी में भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। जो वर्ड है एग्रीकल्चर शब्द आया कहाँ से, कौन सी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें एग्री का मतलब होता है सोइल, सोइल मतलब मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन करना मतलब खेती करना। तो एग्रीकल्चर मतलब ज़मीन में खेती करना। फिर आता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के जनक कौन थे पूरे दुनिया में? तो वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक दुनिया में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के रहने वाले थे। फिर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कौन लेके आया? वो तो थे दुनिया के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अब इंडिया में कौन लेके आया? तो वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इंडिया में ये कब आई, कौन से साल आई? तो इंडिया में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966-67 जब हरियाणा बना उसी साल आई थी। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है हरियाणा पुलिस में पिछली परीक्षाओं में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कब आई थी। तो ये आई थी 1966 और 67, 1966-1967 में। फिर आता है येलो रिवॉल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में? तो वो थे सैम पित्रोड़ा। येलो रिवॉल्यूशन होती है जो भी ऐसे ये क्या कहते हैं फसलें जिनसे तेल निकलता है, तो वो सब सैम पित्रोड़ा लेके आए थे येलो रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड मिल्क डे, दूध दिवस कब होता है दुनिया में? 1 जून को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन करते चलें साथ साथ। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आता है फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति मतलब मांस से संबंधित। तो ये कौन लेके आया? दुर्गेश पटेल। इसके फादर हैं दुर्गेश पटेल इंडिया में। आगे आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ, जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है, मतलब जो ब्रीडिंग करते हैं भैंसों में, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उसके फादर कौन है इंडिया में? हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। फिर आता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, मतलब फूलों की खेती। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ये आप नोट डाउन करते चलें साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आता है, हाँ, जो मलबेरी कल्टीवेशन होता है। मलबेरी मतलब शहतूत, शहतूत की खेती किस लिए? सिल्क प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि शहतूत के पत्तों पर सिल्क प्रोड्यूस होता है। सिल्क की खेती शहतूत के पत्तों पे होती है, तो उसके लिए जब हम शहतूत की खेती करते हैं तो उसे कहते हैं मोरिकल्चर, मोरिकल्चर। फिर आता है आम को चावल के साथ उगाना, दोनों की एक साथ खेती करना, उसे क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। आम की और चावल की एक साथ खेती करना, एग्रो फॉरेस्ट्री। फिर आता है फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति मतलब मछलियों से संबंधित क्रांति। उसके फादर कौन है? अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन, नीली क्रांति। फिर आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? इंदिरा गांधी, हमारी भूतपूर्व PM रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, वो सिल्वर रिवॉल्यूशन की फादर थी। फिर आ जाता है आगे, हाँ, स्टडी ऑफ सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ सॉइल मतलब भूमि की अध्ययन करने, भूमि के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? पेडियोलॉजी। ये क्वेश्चन 1 या 2 बार पीछे हरियाणा पुलिस की परीक्षा में आ चुका है कि स्टडी ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की अध्ययन करने को क्या कहते हैं? पेडियोलॉजी। आगे आ जाता है, हाँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब जलाओ और काटो खेती कहाँ पे होती है? ये हमारे पूर्व भारत में होती है।
इसे झूम खेती कहते हैं, मतलब वो जंगलों को काटते हैं फिर जला के और वहाँ पे खेती करते हैं, तो इसे झूम खेती कहा जाता है, ये आपको पता होगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ पर बनी थी? तो वो बनी थी पंतनगर उत्तराखंड में। पंतनगर उत्तराखंड में भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी। फिर आता है गोल्डन राइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन राइस चावल की किस्म होती है गोल्डन राइस, उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है विटामिन ए। ये क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन ए गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अनाज को भंडारित करते हैं वो, और इंडिया की ब्रेड बास्केट मतलब रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है पूरे भारत की? तो वो पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ वगैरह होता है, तो उसे इंडिया की रोटी की कटोरी और इंडिया की अनाज का भंडार कहते हैं। फिर आता है वही ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वो फिश से संबंधित है, मछलियों से, नीली क्रांति। फिर आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो खेतीबाड़ी पर रिसर्च करता है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है राउंड रिवॉल्यूशन, गोल रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन मतलब आलू की खेती से। फिर आगे आ जाता है उस टेक्निक का नाम बताओ जिससे हम खेतों में पानी H2O मतलब पानी के जो पानी की खपत होती है उसे कम कर सकें, तो वो क्या है? माइक्रो इरिगेशन। उस प्रणाली को क्या कहते हैं? उस टेक्निक का नाम बताना है जो खेतों में पानी की खपत को कम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद करके टपकता है जिसमें पानी फव्वारों से, उसे कहते हैं। उसमें पानी की खपत कम होती है। फिर आ जाता है एक अवार्ड है NG रंगास्वामी अवार्ड। NG रंगा अवार्ड ये किस में क्षेत्र में दिया जाता है? तो एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, NG रंगा अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NG रंगा अवार्ड ये किस में दिया जाता है? खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जो काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, तो ये सब आगे वाइट रिवॉल्यूशन मतलब सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, आपको पता ही है, दूध और डेयरी प्रोडक्शन से सफ़ेद क्रांति। फिर आ जाता है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर होता है जब हम सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चलिए आप साथ साथ, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं, आगे आती है ग्रे रिवॉल्यूशन, सलेटी क्रांति। वो किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब जो हम ये खाद वगैरह डालते हैं खेतों में वो, तो उससे संबंधित कौन सी क्रांति है? ग्रे रिवॉल्यूशन, सलेटी क्रांति। फिर आती है कॉटन कल्टीवेशन। आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा कॉटन गुजरात में होती है इंडिया में, और हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है सिरसा में। और एक कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में। और ओल्ड रेगुलर मिट्टी जो पुरानी रेगुलर मिट्टी होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा कपास होती है। फिर आता है जूट। जूट जिसे हम बाण कहते हैं हरियाणवी में, तो बाण की खेती उसको क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं हिंदी में। गोल्डन फाइबर, जूट को क्या कहते हैं? मतलब जूट को क्या कहते हैं? पटसन को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। सोने जैसा दिखता है इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। फिर आता है हाइब्रिड राइस, मतलब राइस को जब हाइब्रिड किया गया तो उसके फादर कौन है? तो वो है युआन लोंगपिंग। युआन लोंगपिंग ये थे फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। इन्होंने राइस को हाइब्रिड वैरायटी बनाई थी इन्होंने, तो ये कौन थे? युआन लोंगपिंग। आगे चलते हैं, हाँ, पेडी मतलब धान। धान की एक वैरायटी है लाल लहरी। लाल लहरी, जाल लहरी। जाल लहरी एक वैरायटी है किसकी? चावल की, पेडी की। आगे आता है वाइट रिवॉल्यूशन, जो दूध की क्रांति थी उसके इंडिया में कौन लेके आया? कौन से फादर हैं? तो वो हैं वर्गीज कुरियन। इन्होंने ही जो हमारा अमूल, आपने कंपनी सुनी होगी अमूल दूध, वो गुजराती कंपनी है, तो वो इन्होंने ही बनाई थी, वर्गीज कुरियन ने। और हमारे हरियाणा की कंपनी कौन सी है? वो है वीटा। और एक मदर डेयरी फेमस है। मदर डेयरी कहाँ की है? वो है मध्य प्रदेश की। ये आप पॉइंट नोट कर लें कि वाइट रिवॉल्यूशन लेके आया था वर्गीज कुरियन, और इन्होंने कंपनी बनाई थी अमूल। अमूल बहुत फेमस कंपनी है दूध की। उसके बाद मदर डेयरी। मदर डेयरी है आपकी मध्य प्रदेश की,
फिर हरियाणा की आती है वीटा। फिर आता है कौन सी ऐसी फसल है जिसमें पानी खड़ा करना पड़ता है उसको उगाने के लिए। तो आप सबको पता है राइस, चावल की खेती में पानी खड़ा करना पड़ता है। अब आता है येलो रिवोल्यूशन। जैसे मैंने पहले बताया कि येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित होती है, ऑयल सीड से, ऐसे सभी फसलों से जिनमें सीड ऐसे बनते हैं जिनसे ऑयल निकाला जा सकता है। अब आगे आ जाता है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, मतलब चीनी का इंस्टीट्यूट हमारे भारत का कहाँ पर है, वो है कानपुर में। जो चीनी पर शोध वगैरह करते हैं तो उसका इंस्टीट्यूट हमारा है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। अब आगे चलते हैं। अब एनिमल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट डाउन करते चलें। आपके 10 नंबर हरियाणा पुलिस के लिए पक्के हो जाएंगे अगर ये वीडियो आप अच्छे से करते हैं तो आगे शुरू करते हैं। फिर एक बीमारी होती है जानवरों में पिक्का डिजीज नाम से, पिक्का डिजीज नाम की बीमारी होती है जानवरों में, तो किसकी कमी से होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो पिक्का डिजीज होती है खनिजों की कमी से। खनिजों की जब हम कमी रख देते हैं, जानवरों को जो खनिज वगैरह चाहिए होते हैं उनकी जब कमी हो जाती है तो उनमें पिक्का डिजीज हो जाती है। अब ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आपने देखा भी होगा, आ चुका है कई बार। भैंस का औसत गर्भावस्था काल कितना होता है। भैंस का 310 दिन। भैंस का गर्भावस्था काल कितना होता है, 310 दिन, मतलब 10 महीने से ऊपर का टाइम लेती है। फिर आ जाता है गाय का। गाय का होता है 282 दिन। भैंस का 310 दिन, गाय का 282 दिन। फिर ऐसे ही भेड़ का कितना होता है, 150 दिन। भेड़ का 150 दिन, बकरी का 148 दिन। ये आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर आता है रानीखेत बीमारी होती है एक, वो किसकी वजह से होती है। रानीखेत बीमारी विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से होती है रानीखेत बीमारी। फिर एक पशुओं में एक रोग होता है एंथ्रेक्स रोग। ये क्वेश्चन आ चुका है। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है तो उसका लक्षण क्या होता है एंथ्रेक्स रोग का, कैसे पता चलता है कि इसको एंथ्रेक्स रोग हो गया। तो उसका कोई लक्षण नहीं होता, उसमें सिर्फ सीधे अचानक से हमारे पशु की मौत हो जाती है। कोई लक्षण नहीं दिखाता, वो सीधे उसकी मौत हो जाती है एंथ्रेक्स रोग में। और ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा एंथ्रेक्स रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जिस पशु को एंथ्रेक्स रोग हो जाता है उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये जानवरों से मनुष्य को भी हो सकता है ये रोग, इसलिए उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। आगे चलते हैं। पशुओं में प्रजनन के प्रकार कितने, कितनी तरीके से पशुओं में प्रजनन होता है। तो वो है 3 तरीके से, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, कृत्रिम जब हम टीके वगैरह से उनका गर्भाधान करते हैं, और एक भ्रूण प्रत्यारोपण, मतलब ऑपरेशन से जब उनके अंदर भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है। फिर आता है जब भेड़ का गर्भधारण होता है, जब भेड़ गर्भधारण करती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टपिंग। जब भेड़ और जो भेड़ा होता है वो मिलते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं टपिंग। ऐसे ही सुअर में जब मीटिंग होती है तो उसे क्या कहा जाता है, कपलिंग। टपिंग भेड़ में, सुअर में कपलिंग। और जब गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, सर्विंग। ये क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन करके रखें। गाय भैंस बकरी में जो मीटिंग की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, सर्विंग। आगे चलते हैं। दूध का एक टेस्ट होता है स्ट्रिप कप टेस्ट, स्ट्रिप कम टेस्ट। इससे किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो इससे पता लगाया जाता है मैस्टाइटिस, हिंदी में थनैला कहते हैं, थनैला रोग या मैस्टाइटिस रोग का पता लगाया जाता है स्ट्रिप कम टेस्ट से। इसमें क्या होता है थनैला रोग में, इसमें थन में सूजन आ जाती है जानवरों के, और जब हम उनका दूध निकालते हैं तो उसके साथ में खून भी आता है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है स्ट्रिप कम टेस्ट। आगे आता है गाय के मांस को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, ये इंडिया में बैन है। भैंस का मांस क्या कहलाया जाता है, भैंस का जो मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं, बफन। गाय का बीफ, भैंस का बफन। आगे आता है भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन। बकरी के मांस को चेवन, बकरी के चेवन। आगे चलते हैं। हाँ, बछड़े और जो बछड़ियाँ होती है छोटे छोटे, उनके जब सींग हटाए जाते हैं, कई बार उनके सींग हटा दिए जाते हैं कि उनके सींग ना उगे, तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वो तक कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा लगा दिया जाता है उनके सींगों के ऊपर, तो उससे वो सींग नष्ट हो जाते हैं उनके, जब वो कच्चे होते हैं उसी टाइम। तो कौन से उसका यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब आता है पशुओं की आयु कैसे ज्ञात की जाती है कि कितनी उम्र हो चुकी है इस पशु की। तो उसके दांत देखे जाते हैं उसमें, ये आपको पता ही होगा, दांत देखे जाते हैं पशुओं की उनकी उम्र पता करने के लिए। आगे चलते हैं। अब आती हैं रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। ये आपको पता ही होगा, रबी की फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं, आषाढ़ी फसलें भी कहा जाता है इन्हें। और हमारे हरियाणा में रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, जौ और सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं हमारे हरियाणा की। फिर आती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जुलाई के आरंभ में उगाई जाती हैं और सितंबर के अंत में काट ली जाती हैं। जो जस्सी मानती है हमें वही करना है। तो जुलाई के आरंभ में बोई जाती हैं और सितंबर के अंत में काट ली जाती हैं। इन्हें सावनी फसलें भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं? इसमें आता है चावल, मक्का, बाजरा, कपास और गन्ना, ये सब हमारी खरीफ की फसलें हैं। अब आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है हरियाणा के जितने भी प्रमुख फल हैं और उनके कहाँ कहाँ पे वो उत्पादित होते हैं वो सब। तो इस पे आगे देखते हैं। तो फल का नाम और वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो आम सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा में होता है अम्बाला में। आपको पहले वाला याद रखना है, आम अम्बाला में। अमरूद करनाल में, अमरूद आपका करनाल में सबसे ज़्यादा होता है। सरोता सबसे ज़्यादा होता है यमुनानगर में। बेर सबसे ज़्यादा होता है सोनीपत में। आंवला सबसे ज़्यादा गुड़गांव में। और सीट्रस फल मतलब खट्टे फल संतरा, नींबू, ये सब सिरसा में सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर हिसार में। इससे बाद आगे आ जाते हैं। आगे आती हैं हरियाणा की प्रमुख सब्जियां। जितनी सब्जियां हैं वो कहाँ कौन सी सब्जी ज़्यादा होती है। तो आलू सबसे ज़्यादा होता है कुरुक्षेत्र में, आलू कुरुक्षेत्र में। प्याज गुड़गांव में। फूल गोभी सोनीपत में और कुकुरबीट्स ये करनाल में सबसे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं मसाले। हरियाणा में कौन से मसाले कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मसालों पे बात करते हैं। तो हल्दी सबसे ज़्यादा होती है यमुनानगर में। हल्दी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में, 80% हल्दी हमारी यमुनानगर में ही होती है। फिर आती है मिर्च भी यमुनानगर में। लहसुन करनाल में। धनिया कुरुक्षेत्र में और मेथी गुड़गांव में, ये सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आगे आ जाता है प्रमुख फूल और उनके कहाँ पर कौन सा फूल सबसे ज़्यादा होता है। तो गुलाब सबसे ज़्यादा होता है पानीपत में। और अगर इंडिया में पूछा जाए गुलाब सबसे ज़्यादा तो चंडीगढ़ में जो रोज़ गार्डन है वहाँ पे, एशिया में सबसे ज़्यादा रोज़ वहीं पे होते हैं। और हरियाणा में पानीपत में। गेंदा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गुड़गांव में। गुलाब पानीपत, गेंदा गुड़गांव। रजनीगंधा जो फूल होता है वो फरीदाबाद में। और ग्लैडियोलस ये सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फूल है हमारे हरियाणा का। ग्लैडियोलस ये फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है हरियाणा की, वो गेहूँ। और दूसरे नंबर पे है हमारी धान। सबसे ज़्यादा हरियाणा में गेहूँ उगाया जाता है, उसके बाद धान उगाया जाता है। जो कपास है उसको क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो फूल उत्पादन में सबसे ज़्यादा फूल कौन सा उगाया जाता है, ग्लैडियोलस, ये मैंने आपको अभी बताया। और ग्लैडियोलस सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, फरीदाबाद में, ये अभी हमने किया था। सबसे ज़्यादा हल्दी मैंने बताया यमुनानगर में होती है, कितनी, 80%। मसालों में सबसे ज़्यादा मसाला कौन सा, हल्दी, और वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, यमुनानगर में, 80%। आगे चलते हैं। गन्ना सबसे ज़्यादा हरियाणा में यमुनानगर में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली सब्जी हमारे हरियाणा की है आलू। आलू के उत्पादन में कुरुक्षेत्र सबसे आगे है। फलों में सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ आम उगाया जाता है हरियाणा में। आम सबसे ज़्यादा यमुनानगर जिले में उगाया जाता है। फिर आता है सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ और बाजरा के उत्पादन में भिवानी। सरसों कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, महेंद्रगढ़ में, और बाजरा सबसे ज़्यादा होता है भिवानी में। आगे चलते हैं। सोनीपत में सबसे ज़्यादा क्या होती है, खुम्बी जो होती है, सांप की छतरी बोल देते हैं, वो कहाँ पे होती है, सोनीपत में सबसे ज़्यादा, पूरे देश में, ये देश में सबसे ज़्यादा सोनीपत में होती है। इसको हरियाणा में सांप की छतरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। जो हरित क्रांति आई थी उसमें हरियाणा और पंजाब ये दोनों मुख्य भागीदार थे। सबसे पहले यहीं पे आई थी, इन्होंने ही खेती, मतलब हरित क्रांति यहाँ से शुरुआत हुई थी। हरियाणा कितनी परसेंट भूमि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी परसेंट भूमि पर खेती उगाई जाती, मतलब भूमि पर कृषि की जाती है, तो वो 86% भूमि पर। अब कपास और गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो होता है सिरसा जिले में।
कपास और गेहूँ सबसे ज़्यादा सिरसा ज़िले में। और अगर देश में पूछे तो कपास सबसे ज़्यादा होती है गुजरात में और गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। राज्य में सर्वाधिक जौ व ज्वार, जौ और ज्वार जो है वो सबसे ज़्यादा रेवाड़ी ज़िले में होता है। वैसे ज्वार जो है वो रोहतक में सबसे ज़्यादा होती है, रोहतक में सबसे ज़्यादा ज्वार जो चस्सी मानती है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पे मिलते हैं हरियाणा में। तो सबसे ज़्यादा पशु हिसार में, उसमें सभी सारे हर तरह के पशु आ जाते हैं। और कहाँ पे मिलते हैं? हिसार में, क्योंकि हिसार में वेटरनरी साइंस की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं। एक NDRI हमारी जो करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। फिर आता है सर्वाधिक गोवंश, गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिरसा में। और सिख भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिरसा में। और गाय भी सिरसा में। सर्वाधिक पशु पूछे तो हिसार में। फिर आती है सर्वाधिक भैंस, भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जींद में। भैंसें सबसे ज़्यादा जींद में। जींद में भैंसों की खाल, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, जो जूते वगैरह बनते हैं उसमें जो इनका खाल यूज होती है वो उतारी जाती है जींद में सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर होती हैं? भिवानी में। सर्वाधिक बकरी होती हैं भिवानी में। सर्वाधिक घोड़े करनाल में। छोटे जानवर जितने भी हैं वो सारे भिवानी में होते हैं, घोड़े करनाल में। आगे चलते हैं। सर्वाधिक गधे और जो खच्चर हैं वो सबसे ज़्यादा भिवानी में। आगे अब आती हैं जो प्रमुख नस्लें हैं हमारे भारत की, भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं तो वो ये हैं। मुर्रा तो आपको पता ही होगा, मुर्रा है, सूरती है, जाफराबादी, मेहसाना, भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, संबलपुरी, तराई, तोड़ा। ये आप कोई 5 याद रखें, ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है। भैंस की नस्लें हैं ये जो हमारे भारत में पाई जाती हैं, भारत में और हरियाणा में। फिर आती है गाय की नस्लें। गाय में कौन कौन से? साहिवाल, ये पंजाब हरियाणा में पाई जाती है। 1350 किलोग्राम ये दूध उत्पादन है इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सब आपको नहीं करना है। वैसे उम्र की, प्रजनन की उम्र कब, कितने महीनों में ये पहली बार प्रजनन करती है तो वो आप याद कर सकते हैं, 32 से 36 महीने। कितनी टाइम लेती है? 15 महीने का टाइम लेती है ये साहिवाल नस्ल। उसके बाद आती है गिर नस्ल, ये भी गाय की एक नस्ल है। ये गिर के जंगलों में पाई जाती है इसलिए इसका नाम गिर है। इसकी दूध उत्पादन इतना है, ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अभी तक पूछे तो गई नहीं है कि दूध कौन सा कितनी देती है, बाकी कर सकते हैं याद। हाँ, इसकी पूछी गई है, हमारे मुर्रा भैंस की पूछी गई है कि मुर्रा भैंस कितना दूध देती है। तो वो HSC ने माना है औसतन 15 से 20 किलोग्राम माना है HSC ने। वैसे तो 35 किलो तक दूध देती है मुर्रा भैंस से। थारपारकर नस्ल है एक, ये जोधपुर, कच्छ और जैसलमेर में पाई जाती है। ये इसकी दूध उत्पादन की क्षमता है। आगे एक और नस्ल आ जाती है करण फ्राई। तो ये इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल HSSCGS पर मिल जाएंगे। तो उस चैनल पर आप जाके हमारे नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।